नमस्ते, मेरा नाम है अंशुमान और अभी आप देख रहे हैं YouTube का एजुकेशन कैटेगरी में मोस्ट वैल्यूएबल चैनल। मुझे पता है थोड़ा ये ज़्यादा हो गया, बट क्या करें, चैनल नया है। जैसे मैं आपको हर बार कहता हूँ, आपसे अप्रिशिएशन उतना मिलता नहीं है, इसलिए अपनी तारीफ खुद करनी पड़ती है। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी तारीफ ना करूँ, बहुत ही क्लीशे तारीफ, तो खुद आप मुझे अप्रिशिएट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो अच्छा लगा कि नहीं। क्योंकि एक बात मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, गारंटी ये कि यदि आपने मेरी कोई एक भी वीडियो देख ली ना, तो इस टॉपिक के ऊपर आप किसी दूसरे चैनल को रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप नहीं करोगे। लेकिन एक $1 मिलियन क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं। यदि आप नए हैं, पुराने हैं तो आपको पता होगा, लेकिन यदि नए हैं तो आपको लग रहा होगा आखिर मैं बनाता किस टॉपिक पे हूं वीडियो। देखिए, यूपीएससी के मेंस में 2 सब्जेक्ट हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही स्कोरिंग भी है, लेकिन अक्सर बच्चे उसी सब्जेक्ट्स में मात खा जाते हैं। वो है एसए का पहला पेपर और दूसरा पेपर एथिक्स का। ठीक है, तो ये जो 2 पेपर है, इनके बारे में यानी कि 250 नंबर, टोटल 500 नंबर का आप तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं और बहुत ही गुड क्वालिटी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो यदि आपको करनी है तैयारी यूपीएससी की, यदि आप सीरियस हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और फिर बताएं कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी। क्योंकि मेरा विश्वास है यदि आपने पूरा देखा तो आप कमेंट भी करोगे, अप्रिशिएट भी करोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना कोई और देरी करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है, ओ हो बहुत ही ऑसम टॉपिक है, मतलब मजा आ जाएगा एकदम सुन करके। इस बार जो हम लोगों ने टॉपिक उठाया है वो यूपीएससी 2022, जी हाँ, अभी जो हुआ है ना यूपीएससी का एग्जाम, इसी एग्जाम में पूछा गया एसए का टॉपिक। अभी तक हम लोगों ने 5 टॉपिक को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ऊपर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे जाके आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो सेक्शन 2 एसए का, सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, मैं आपको कहता हूं, यदि मैं आपको कहूं कि यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, यानी कि हिंदी में यदि मैं कहूं कि आप एक ही नदी में, आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, आपको कैसा लगेगा सोच करके। क्योंकि आप देखते होगे, आप कभी हरिद्वार गए होगे तो वहाँ पे देखोगे आप गंगा नदी में स्नान करते हो। अब दोबारा हरिद्वार के दर्शन करने जाओगे तो दोबारा आप गंगा नदी में स्नान करोगे। तो ये आखिर क्या पूछ दिया यूपीएससी वालों ने कि जिस नदी में आप एक बार उतर चुके हो, आप उसमें दोबारा से नहीं उतर सकते, ठीक उसी नदी में। है ना इंटरेस्टिंग, सोचने वाला, थॉट प्रोवोकिंग ऐसे। आप यूपीएससी की एक हैबिट बना ली कि वो फिलोसफिकल एसेज बहुत ज़्यादा पूछते हैं, जिसमें कि आपको अपने दिमाग पे जोर डालना पड़ता है और आपको सोचना पड़ता है कि आखिर हम इसे किस तरीके से हैंडल करें, टैकल करें। इन्हीं सब टॉपिक्स को लेकर के मैं यहाँ पे उपस्थित होता हूँ आप सबके सामने, जहाँ पे कि मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आखिर हम सोचना शुरू करें, आखिर हम थॉट को डेवलप कैसे करें, अपने पॉइंट्स को बिल्डअप कैसे करें और एक रॉक सॉलिड ऐसे कैसे फॉर्म करें जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सके। तो इसी सिलसिले में हम लोग इसको टॉपिक को छेड़ते हैं। सेम नदी में आप दोबारा नहीं उतर सकते। पहले आप सोचो, क्या ऐसा होता है कि आप गंगा नदी में एक बार स्नान करने के लिए गए तो क्या दोबारा आप गंगा नदी में स्नान करने नहीं जाते हो? लिटरल सेंस में यदि हम देखें तो आप जाते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि आखिर तभी यूपीएससी वाले पागल तो है नहीं जो उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा, तो आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या था? तो इनमें कहने का अर्थ ये है इन लोग का कि जो चीज़ एक बार निकल गया हाथ से वो दोबारा हाथ नहीं आता, ठीक है। आप नदी की भी बात करें तो जो नदियाँ होती हैं वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो करती रहती है। हिमालय से आती है, गंगोत्री से निकलती है गंगा, वहाँ से कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर होता है, ठीक है, लगातार वो चलती रहती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलती है। अब सोच के देखिए, क्या अभी जो इस सेकंड गंगोत्री से जो पानी निकला वो कुछ समय बाद आपके हरिद्वार में पहुंचेगा, उसके बाद कुछ समय बाद आपका यूपी से होते हुए बिहार में पहुंचेगा, फिर वो कुछ समय बाद वही पानी यदि हम पकड़े तो जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिरेगा। तो क्या वो पानी दोबारा से रिपीट कर रहा है? नहीं, वो पानी बदल जा रहा है। वो हिमनद से जो निकल रहा है, जो ग्लेशियर से पानी पिघल रहा है, वो कोई दूसरा जल है, वो सेम जल नहीं है। तो वहाँ से जो निकल रहा है ना, वो अगर आप एक छोटा सा पानी का टुकड़ा ले, सपोज हम उसको उस लेवल पे जाके समझना है। आपने कैलकुलस पढ़ा होगा ना अगर 11th-12th क्लास में, तो आपको पता होगा हम छोटा सा पार्ट लेते हैं और उसको लेकर के पूरा हम उसे एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। यहाँ पे वही करना है। पानी का छोटा सा हिस्सा ग्लेशियर से निकला, क्या वो ग्लेशियर से निकल करके पानी आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है? अब तो उसके पीछे आने वाले दूसरे लोग सब आ रहे हैं, वो तो एग्जैक्टली आ नहीं रहा है। तो कहने का तात्पर्य यही कि जिस पानी में अभी आप खड़े हैं, क्या कुछ सेकंड बाद वो पानी के बहाव के साथ आगे नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो यदि हम इस टॉपिक को भी समझना चाहें लिटरल सेंस में भी, नदी के सेंस में भी, तब भी ये बात बिल्कुल सही है कि जिस नदी में एक बार आप उतर गए, उस नदी में आप दोबारा नहीं चढ़ सकते, आप उस नदी में दोबारा स्नान नहीं कर सकते। वो पानी आगे की तरफ निकल जाएगा, कंपोनेंट सेम रहेगा, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, छोटी छोटी चेंज, छोटे छोटे बदलाव आपके सामने हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आखिर हम लोगों ने ये तो समझ लिया, लेकिन आखिर हम इसमें लिखे क्या क्या?
देखिए इसमें आपको ना बोल बच्चन करना है, ठीक है। आप अपने और आइडियाज़ ढूंढिए कि आप और कहाँ कहाँ पे ऐसी सिचुएशन को फेस करते हैं और कहाँ कहाँ आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। तो आपको बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि हम लोग एक चीज़ कहते हैं ना कि दुनिया क्षण प्रतिक्षण बदल रही है। ये क्या है क्षण प्रतिक्षण बदलना? या वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कोट के तौर पे कि जो विश्व है, जो संसार है, वो क्षण प्रतिक्षण बदल रहा है, या जो संसार है वो नित्य है, वो हमेशा चलता रहता है, लेकिन बदलाव उसमें होता रहता है। तो ऐसी जो चीज़ बदलाव की चीज़ है ना, कि मतलब वो कभी कांस्टेंट नहीं होती कोई चीज़। तो वहाँ से आपको पकड़, अब आप सोच के देखिए, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए कि आखिर ऐसी किस किस चीज़ों में होता है कि एक बार जहाँ पे आप एंट्री किए वहाँ पे आप सेम पॉइंट से दोबारा से नहीं निकल सकते। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी गोल घूम रही है, ठीक है। पृथ्वी कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है सूरज के चारों बगल, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। ऐसे ही आप भी जब चल रहे होते हो, सपोज, क्या आप एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे दोबारा चल पाते हो? देखिए मैं आपको ना मैथ्स का एक रियल एनालिसिस हम लोग पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में अपने, उसमें कंसेप्ट होता है कि दो नंबर है, सपोज 1 या 2, ठीक है। यदि आपने बेसिक मैथ्स पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि इसके बीच में भी नंबर्स होते हैं जिसे हम लोग रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर कहते हैं, जैसे 1.2, 1.3, 1.4, ठीक है। ये सब चीज़ होता है, डेसिमल नंबर सब आप इसे कहते हैं, लेकिन उनके बीच में भी नंबर होते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे 1.01, 1.02, 1.001, 1.0001, तो सब नंबर्स में आपस में डिस्टेंस होता है। यहाँ पे ये पता करना बहुत डिफिकल्ट। जितना छोटे नंबर पे जाएंगे ना, उसके बीच में भी आपको गैप मिलेगा। आप उसे खाली स्ट्रेच करते जाइए, दो नंबर को 0.01 और 0.001, देखिए कितना सारा डिफरेंस है, इनके बीच में कितने सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो जिस पॉइंट पे आप एग्जैक्टली आ जाए ना, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, एक हिसाब से इम्पॉसिबल है कि सेम पॉइंट पे आप दोबारा से आके खड़े हो सके, ठीक है, क्योंकि बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से वो सब चीज़ बदल जाती है। हाँ वो अलग बात है, हमें वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आती। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं रियल एनालिसिस से कि हाँ यहाँ पे हमारी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से ना, जो हम कहते हैं टारगेट हिट करना, हम वो भी नहीं कर सकते। यदि कोई कहे ना एग्जैक्टली आप ये गोले पे मारो, ठीक है, यहाँ पे मैं सपोज एक वो गोला बनाता हूँ आपके सामने में, ठीक है, और यहाँ पे कहता हूँ इस गोले में मुझे मारना एग्जैक्टली सेम पॉइंट, सेम इसी पॉइंट पे लगना चाहिए। पहली बार मार दूंगा ना, दूसरे उस पॉइंट पे नहीं मार पाऊंगा क्योंकि डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा ही, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहने का तात्पर्य। आप इसे लॉजिक कैसे दे सकते हैं? रियल एनालिसिस का एग्जांपल दे करके कि कितने भी छोटे नंबर हों, कितने भी क्लोज नंबर हों, लेकिन उनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं। देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन स्मॉल डिजिट्स, मतलब टू स्मॉल डिजिट्स, चाहे वो कितने भी स्मॉल हो, कितनी भी कम डिस्टेंस से हो, इसलिए उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। पहला केस। दूसरा केस, यदि आप सोच के देखिए, आप कभी सपोज डेट पे जाते हैं, ठीक है, आप अपने फर्स्ट डेट पर के गए हैं, ठीक है, लड़की को आपने जाकर के इंप्रेस करने का सोचा, लेकिन पहले ही डेट पे आपने अपना कबाड़ा कर दिया, ठीक है, आप ढंग से तैयार होकर के नहीं गए, या आपसे कुछ वहाँ पे ऐसी गलती हो गई जिससे कि लड़की नाराज़ हो गई। क्या वो आपको सेकंड डेट के लिए ऑफर करेगी? नहीं करेगी, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं कि जिस नदी में आप एक बार उतरे, उस नदी में आप दोबारा से नहीं जा सकते। एक और एग्जांपल इसी को लीजिए ना, आप यदि एक लड़की के साथ फर्स्ट डेट पे गए, क्या आप उसी लड़की के साथ दोबारा फर्स्ट डेट पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। अगर आपको बुलाएगी तो वो सेकंड डेट होगा, ठीक है, थर्ड डेट होगा, आगे कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा। यदि आप सपोज किसी के साथ फर्स्ट डेट पे गए, तो अगर आप किसी और इंसान के साथ भी जाओगे ना, तो आपकी लाइफ का दूसरा डेट होगा वो, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जिस चीज़ में आप उतरे, वो चीज़ जो है आप दोबारा उसमें नहीं उतर सकते। कहने का तात्पर्य ये है। हम लोगों ने रियल एनालिसिस का एग्जांपल देखा, हम लोगों ने नदियों का एग्जांपल देखा, हम लोगों ने डेट का एग्जांपल देखा। डेट में भी दो टाइप का एग्जांपल देखा, ठीक है। आप सपोज कि यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए जाते हैं, ठीक है, आपने पहला एग्जाम दिया, अपना पहला फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका, आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया, लेकिन आप किसी हिसाब से उसमें चूक गए, कुछ नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, आपने दोबारा अटेम्प्ट दिया। क्या आप कह सकते हैं कि मैंने सेम वो एग्जाम दिया है? सेम वो एग्जाम नहीं, पेपर ही चेंज हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चन सारे के सारे डिफरेंट हो जाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बदल जाते हैं, पूरा सेटिंग बदल जाता है, आपका एग्जामिनेशन सेंटर बदल जाता है, सब कुछ लिटरली चेंज हो जाता है, और आपका अकाउंट भी, आपका जो अटेम्प्ट है वो भी सेकंड काउंट हो जाता है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले नहीं रहते हो। इसलिए जो है, कहते हैं ना कि लोहा गरम में हथौड़ा मार दो। यदि आपको तैयारी करनी है ना, जम करके तैयारी करो, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फोड़ दो यूपीएससी को। सेकंड अटेम्प्ट पे पहुंच गए, सेकंड में ही फोड़ दो। इंतजार नहीं करना कि 6 अटेम्प्ट हमें मिलेगा, क्योंकि जिस दिन आपका छठा अटेम्प्ट निकल गया ना, उसके बाद आपको 7वां अटेम्प्ट का मौका नहीं मिलेगा। यही चीज़ आप एग्जाम्पल यूपीएससी के पेपर में आप कोट कर सकते हैं इस चीज़ को, यूपीएससी की इस बात को, ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि बीता समय वापस नहीं आता। ये सारे लिटरली आप ये सब कोट कर सकते हैं। आप इंग्लिश में चाहे ऐसे लिख रहे हो, चाहे हिंदी में निबंध लिख रहे हो, आप उसमें ये फ्रेजेस जो होते हैं ना, फ्रेज आप किसी भी लैंग्वेज का कोट कर सकते हैं, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। क्या और कोई एग्जाम्पल हो सकता है? देखिए इसमें एक खास बात क्या होती है ना, हम लोग कहते हैं कि जो हमारी जो लाइफ है ये साइक्लिक है, ठीक है। जो आज हुआ है ना,
वो दोबारा कल भी होगा। ऐसा कभी नहीं है कि कोई चीज़ नया होता हो। आपने ऐसी फिलॉसफी सुनी होगी कि इस मोमेंट पे जो आज हम कर रहे हैं वो पहले भी दूसरे लोग कर चुके हैं। जैसे बहुत अच्छे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, पूरी लाइफ प्रोसेस। कॉलेज में आप जाते हैं, हो सकता है अगर आप फर्स्ट ईयर के होंगे तो आप ये सब चीज़ नोटिस करेंगे, थर्ड ईयर वाले होंगे तभी आप नोटिस करेंगे। आप फर्स्ट ईयर में गए, आपने बहुत सारी दोस्ती बनाई और कहते क्या है, ये हमारा ग्रुप है, ये कभी नहीं टूटेगा, ये हमारी दोस्ती जो है ना ये सालों साल चलती रहेगी, इसमें कोई चाह के भी नहीं से तोड़ सकता। सेकंड ईयर में आते हो, क्या होता है उसके बाद? सेकंड ईयर में झगड़े होने शुरू होते हैं और थर्ड ईयर तक वो कौन है, मैं नहीं जानता उसे, है वो, अरे मेरे कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है, अरे मेरे तो किस्मत ही खराब थी जो मैं उसके साथ बात करने लग गया। होता है ऐसा, ठीक है। तो ये फेज है, आपके पिछले बैच ने भी वही फील किया, आप भी वही फील कर रहे हो, आपके जो नेक्स्ट बैच आने वाली है सेम वो भी यही चीज़ फील करेंगे। सबको लगेगा कि मेरा वाला बाबू अलग है, सबको लगेगा कि मेरा ग्रुप अलग है, सबको लगेगा मेरी दोस्ती अलग है। एक्चुअल में नहीं होता। 10 बच्चों का ग्रुप थर्ड ईयर तक जाते जाते 3 से 4 बच्चों का रह जाता है और उसके बाद फिर से सबके सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है। तो मुश्किल से लाइफ में 2-3 दोस्ती बच पाते हैं सबके, ठीक है। ये दोस्ती की बात है। तो इसका मतलब क्या है, सेम चीज़ें सब रिपीट हो रही है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो पहले ना हुआ हो। आप देखिए, हम कहते हैं फेमिनिज्म का राइज अभी कुछ दिनों पहले हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, पहले भी फेमिनिज्म था। हम कहते हैं कि मार्क्सिज्म का राइज अभी हुआ। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि कम्युनिज्म का राइज हुआ अभी, किंतु यदि आप झांक के देखेंगे ना तो हमारे रिलीजन में, चाहे आप कोई सा भी रिलीजन उठाइए, आप क्रिश्चियनिटी उठाइए, आप इस्लाम उठाइए, चाहे आप हिंदुइज्म उठाइए, सब में कहीं ना कहीं कंसेप्ट है इस चीज़ का, कम्युनिज्म का, और सब में कैपिटलिज्म का भी कंसेप्ट है। इसीलिए कभी भी कोई चीज़ राइज कर रही होती है ना तो सारे धर्म वाले कहने लग जाते हैं कि अरे ये तो हमारा ही कंसेप्ट है, हमारा ही कंसेप्ट है, ताकि वो अपने आप को फील कर सके कि नहीं आप धर्म से जुड़े रहो और आपको सब चीज़ उससे मिल भी जाएगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, कहा जाता है कम्युनिज्म की फिलॉसफी है कि जो किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सामने वाले का हक है, वो शोषण करके वो करता है। आपको पता है सनातन धर्म में, हमारे हिंदू वैष्णव धर्म में क्या कहा जाता है? सनातन धर्म में ये कहा जाता है कि यदि किसी के पास अधिक धन है, मतलब आवश्यकता से अधिक धन है, बहुत अधिक धन है, किसी ने 7 पीढ़ी तक के लिए इकट्ठा कर रखा है, तो उसके गले में पत्थर बांध करके उसे नदी में डुबा दो। समझ रहे हैं आप? ये क्या है? एक्सट्रीम वर्जन ऑफ कम्युनिज्म। अब आप कहेंगे कैपिटलिज्म, तो कैपिटलिज्म भी आपको हमारे धर्म में मिल जाएगा। कैसे? हमारे राजा महाराजा सब हुआ करते थे, ठीक है, उनके पास कितनी सारी संपत्ति हुआ करती थी। आप पढ़ के देखिए कितना वर्णन मिलता है। ये राम भगवान का दरबार कितना, उसमें सोना चांदी सब था। अरे आप भगवानों को छोड़िए, आप नॉर्मल राजा सब महाराजाओं को देखिए कितनी संपत्ति उनके पास हुआ करती थी। राजा हरिश्चंद्र को किसने खरीदा था? जो हम लोग जिन्हें क्या कहते हैं, जो एग्जैक्टली मुझे फ्रेज याद नहीं आ रहा, जो कि मतलब अंतिम संस्कार में डोम के शायद कहते हैं, हाँ डोम। तो वो लोग जो अंतिम संस्कार किया करते हैं, जिसे आज हम लोग सो कॉल्ड दलित कहते हैं, उसके पास इतना धन था दलित के पास कि राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया था। तो कैपिटलिज्म भी अपने उधर था, उसको कोई उसके लिए दंड नहीं दिया गया था। ऐसे आप सेम चीज़ उठा के देखेंगे तो आपको इस्लाम में भी मिल जाएगा कोई ऐसा फ्रेज, ठीक है, आपको सेम चीज़ क्रिश्चियनिटी में भी मिल जाएगी। तो कहने का मतलब कोई जो थॉट है ना, वो भी ऐसा नहीं है कि कोई नया थॉट आया हो, सभी थॉट हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं। एवरीथिंग इज साइक्लिक। अब देखिए, अब मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया यहाँ पे। पहले मैंने कहा कि कोई चीज़ रिपीट नहीं होती, आप रिपीट नहीं कर सकते, और अभी मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ साइक्लिक है, सब कुछ रिपीट होता है, सब कुछ रिपीट होता है। अब मैंने तो आपके साथ घपला कर दिया है, ऐसा नहीं है। देखिए, साइक्लिक होता है, मानते हैं। यदि आप हिंदू हैं, आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते होंगे, ठीक है, कि पुनर्जन्म होता है, आपका बार बार जन्म होता है, किंतु कुछ डिफरेंस हो जाता है। या तो प्लॉट चेंज हो जाएगा, ठीक है, या तो फिर आपका क्या कहते हैं कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, या नहीं तो आपकी सेटिंग चेंज हो जाएगी, कुछ ना कुछ डिफरेंस हो जाएगा। सपोज कि कहानी सेम है, स्टोरी सेम है, लेकिन उसको निभाने वाले किरदार बदल जाएंगे। आप कॉलेज में आपके सब जगह वही होता है कि दोस्ती जो है वो ऐसे ग्रुप बनता है, फिर टूटता है, किंतु कैरेक्टर्स डिफरेंट होता है। आप डिफरेंट, आपके दोस्त लोग डिफरेंट, वही दोबारा से सेम काम नहीं करेंगे, वो आपके जूनियर्स करेंगे, आपके सीनियर्स ने किया था। तो या तो कैरेक्टर्स बदल जाएंगे, या तो प्लॉट बदल जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं क्या कि पहला प्यार, ठीक है, यदि पहला प्यार सक्सेसफुल नहीं होता तो दूसरी बार भी प्यार होता है, लेकिन उस सिचुएशन में क्या होता है, कैरेक्टर बदल जाता है, प्लॉट बदल जाता है, जगह बदल जाती है, ठीक है, सिचुएशन बदल जाता है, तो चीज़ें सब बदल जाती है, वो कांस्टेंट नहीं रहती। मेन फिलॉसफी सेम रहता है, फिलॉसफी में डिफरेंस नहीं होता, लेकिन वो चीज़ें कुछ ना कुछ डिफरेंस, एक मिन्स्क्यूल डिफरेंस तो अवश्य आ जाता है। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे चीज़ें साइक्लिक होने के बाद भी सेम उस जगह पे आप एंटर नहीं कर सकते। यदि आप आज 12 साल के हो, आप अगले साल 13 के हो जाओगे, आप वापस से 12 पे नहीं जा सकते। समय बीतता रहता है, हम उसे कभी दोबारा से पकड़ नहीं सकते। उसके बाद एक और चीज़ क्या है लाइफ में, मतलब आप ऐसा मेंशन कर सकते हो कि जैसे कंप्यूटर में या लैपटॉप में अंडू का बटन होता है कि हम अंडू कर देते हैं या रीडू कर देते हैं। एक्चुअल लाइफ में अंडू का कोई बटन नहीं होता। तो जो चीज़ आपने कर दिया ना, वो हमेशा के लिए फिक्स हो गई, आप उसे नहीं बदल सकते।
लाइफ डिलीट करने का ऑप्शन नहीं देता कि आप कोई चीज़ कर दिया और आप उसे डिलीट कर दो। जो हो गया सो हो गया, आप उसमें कुछ भी नहीं बदल सकते। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो, इसलिए कहा जाता है आप कर्मठ बनो, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद फिर एक और इंग्लिश में कहावत है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर ओनली वंस, ठीक है। अपॉर्चुनिटी जो है आपके पास, जो अगर किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी आई है, वो आपका दरवाज़ा मात्र एक बार खटखट आएगी। यदि आप समझदार होगे, आप उसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लोगे। बार बार नहीं मिलती अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये सारा चीज़ आप मेंशन कर सकते हो, हिंदी के मुहावरे, इंग्लिश के कोट्स, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज के कोट्स, ये सब चीज़ आप मेंशन कर सकते हो एग्जाम्पल के साथ। तो आप उसे जस्टिफाई करो, बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। एक और चीज़ हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं कि जब पहली बार होता है ना तो उसे गलती कहते हैं, अब जब उसे दोबारा रिपीट किया जाता है तो गलती नहीं गुनाह हो जाता है, ठीक है। गुनाह मतलब पर्यायवाची ही है, लेकिन फिर भी गुनाह मतलब लगता है बहुत बड़ा, ये ब्लंडर है, ये तो नहीं हो सकता। क्योंकि गलती होती है उसे सीखने के लिए, ताकि हम उसे आगे रिपीट ना करें। यदि हम उसे रिपीट करते हैं ना तो गुनाह का रूप ले लेती है, उससे कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। इसलिए हमें दूसरों की सीख से सीख लेनी चाहिए। अब देखिए, ये मैंने आपको ना सब चीज़, बहुत सारी चीज़ें बता दी है, इन सबको एक साथ आप क्लब कीजिए और ले जा करके एग्जाम पेपर में लिखने की कोशिश कीजिए। जो जो चीज़ मैंने कहा उसे अपने वर्ड्स दीजिए, अपने एग्जाम्पल्स कोट कीजिए। आप अपनी पर्सनल लाइफ से कोई एग्जाम्पल निकाल के दे सकते हैं, आपकी फैमिली वालों से, आपके दोस्त वालों से, कहीं से भी एग्जाम्पल कोट कर सकता हूँ, उस पर डालिए, बहुत अच्छा इससे आपके लिए प्रिपेयर हो जाएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।